स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बार पुनः व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक की बात करेंगे जिसे उत्पादन की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में उपयोगिता के गणनावाचक व क्रमवाचक विश्लेषण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को ही उपयोगिता कहा जाता है। अर्थात जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, और जो वस्तु हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करती वो हमारे लिए अनुपयोगी होती है। इसके दो विचारधाराएं थी। गणनावाचक विचारधारा जो मार्शल, जेवंस, पिगू इत्यादि ने दी थी, उनका ये मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है और उपयोगिता को 10, 20, 30, 40 अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि क्रमवाचक विचारधारा जो कि हिग्स, एलन, पेरेटो आदि के द्वारा दी गई, उनका यह मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। अब बात यहां आती है कि उपयोगिता क्या है। तो वहां यह देखा था कि किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि का गुण ही उपयोगिता कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाएंगे किसी वस्तु तो वह आवश्यकता की संतुष्टि का गुण उसमें आ जाएगा। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि उत्पादन किससे कहा जाता है। तो उत्पादन क्या किया जाता है, उत्पादन की हम बात करेंगे तो किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। देखिए, वहां हमने ये बात करी थी कि किसी वस्तु में वह गुण जो व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करता है उसे उपयोगिता कहा जाता है। यहां हम ये कह रहे हैं कि उत्पादन किससे कहा जाता है, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। तो यहां देखिए, उत्पादन का तात्पर्य किसी भी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना। वहां तात्पर्य यह है कि जो वस्तु हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करेगी वो हमारे लिए उपयोगी होगी, जो आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करेगी वो हमारे लिए अनुपयोगी होगी। तो उपयोगिता को जो बढ़ाया जाता है उसे ही उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, उत्पादन क्या है, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। क्रिएटिंग द यूटिलिटी इन ए कमोडिटी विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन। देखिए, उत्पादन कैसे होता है, जैसे हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने हमको मिट्टी दी है। मिट्टी में एक कुम्हार अपना श्रम लगाता है और मिट्टी का रूप चेंज करता है। मान लीजिए उसने मिट्टी का एक रूप चेंज कर दिया, सुराही बना दी, या मिट्टी का ये रूप चेंज करके मटका बना दिया। तो ये क्या है, ये मटका कुम्हार ने मिट्टी नहीं बनाई, उसने क्या किया, मिट्टी का रूप परिवर्तित किया। तो मिट्टी का रूप परिवर्तित करने से मिट्टी की उपयोगिता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहां हम कहेंगे कि सुराही एक उत्पादन है, मटका एक उत्पादन है, क्योंकि कुम्हार के द्वारा जो अपना श्रम लगाया गया उसकी वजह से इन दोनों वस्तुओं मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ाया गया है। जहां पर भी उपयोगिता का सृजन होगा वो ही उत्पादन कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए, लकड़ी है, लकड़ी प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति खुद उगाती है। अब ये देखिए, कारपेंटर लकड़ी में अपना श्रम लगाता है और लकड़ी का रूप चेंज कर दिया। अब देखिए, इस लकड़ी से उन्होंने चेयर बना दी, सपोज कीजिए चेयर बना दी। तो लकड़ी का रूप चेंज किया, अब इस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ गई। या लकड़ी से एक पट्टा बना दिया जिससे हमारे यहां रोटी बनती है, या लकड़ी से बेलन बना दी जिससे रोटी बेली जाती है। तो यहां क्या क्या हुआ, कारपेंटर ने लकड़ी नहीं बनाई, उन्होंने क्या किया, लकड़ी की उपयोगिता को बढ़ाया। तो उत्पादन किसे कहा जाता है, उत्पादन किसी भी वस्तु में
उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। तो आप देखिए कपड़ा उत्पादन है क्योंकि इसमें कपास की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। सीमेंट उत्पादन है क्योंकि इसमें जिप्सम की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं खिलौना है, जूते हैं, सीमेंट है, टूथपेस्ट है, फर्नीचर है, पलंग है, मकान है, सड़क है, बांध है, ये सारे के सारे उत्पादन की संज्ञा दी जाएगी इन सबको, क्योंकि इन सभी में उपयोगिता का सृजन होता है। अब बात करते हैं कि उपयोगिता की परिभाषा क्या हो। तो देखिए मार्शल ने क्या कहा है उपयोगिता के बारे में कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। उपयोगिता की उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच में बड़ा विचार का विषय रहा है। तो इसमें मार्शल ने कहा है सबसे पहले, जिनको कि हम माइक्रो इकोनॉमिक का मेन जन्मदाता अल्फ्रेड मार्शल को मानते हैं, उनका क्या मानना था कि किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उसके बाद फीजर नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने भी उपयोगिता को परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या कहा कि फीजर के अनुसार उपयोगिता की पुनः स्थापना करना, किसी भी वस्तु में उपयोगिता की पुनः स्थापना करना उत्पादन कहलाता है। इसी प्रकार से मेयर्स क्या कहते हैं कि इनपुट के माध्यम से आउटपुट का निर्माण करना ही उत्पादन है। इनपुट के रूप में उत्पादन के साधन और उन साधनों के सहायता से जो प्रोडक्शन होता है उसको उन्होंने उत्पादन की संज्ञा दी थी। तो अलग अलग विचारक उत्पादन के बारे में अलग अलग बात कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन एक प्रकार से वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है, यानी उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादन के साधनों के माध्यम से कुछ वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उपयोगिता का सृजन किया जाता है, वही उत्पादन है। अब हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों की। तो देखिए उत्पादन के साधन सबको पता है, देखिए उत्पादन के कुल 5 साधन है। एक होता है भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम, प्रबंध और साहस। तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला भूमि। भूमि उत्पादन का एक ऐसा साधन है जिसके बिना उत्पादन किया जाना संभव है ही नहीं। हमारे यहाँ कहावत होती है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, अर्थात आप किसी भी प्रकार का उत्पादन करना चाहते हैं भूमि की आवश्यकता होगी। आप औद्योगिक उत्पादन करना चाहते हैं तो भूमि चाहिए, आप कृषि का उत्पादन करना चाहते हैं तो भूमि चाहिए, आप सेवाओं का उत्पादन भी करते हैं तो भी बिना ऑफिस के सेवाओं का उत्पादन भी नहीं हो सकता, और जहां ऑफिस चाहिए वहां भूमि चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा साधन है जिसके बिना उत्पादन किया जाना संभव है ही नहीं। तो देखिए भूमि की कुछ विशेषताएं हैं। पूर्तिपूर्ण बेरोजगार होती है। भूमि को न तो बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, भूमि की रेट कितनी भी हो जाए, सप्लाई भूमि की रेट P1 है चाहे P2 है, न भूमि को बढ़ा सकते हैं न भूमि को घटा सकते हैं। प्राचीन काल में एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था, जीत जाता था तो अपनी भूमि को बढ़ा लेता था, हार जाता था तो उसकी भूमि कम हो जाती थी। पर वर्तमान समय में इस प्रकार से संभव नहीं है। हर देश की अपनी सीमाएं हैं, इस कारण से भूमि को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो ये पूर्ण बेरोजगार है। कहने का मतलब यह है कि इसकी कीमत कितनी भी बढ़े या कीमत कितनी भी घटे, भूमि की पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। दूसरी चीज, भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्ति होती है। यानी भूमि में एक ऐसी शक्ति होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। आज के 5000 साल पहले भी भूमि में कुछ बोया जाता था तो अनाज उगता था। आज भी भूमि में हम कुछ बोते हैं, अनाज का उत्पादन होता है। आज के 10,000 साल बाद भी भूमि में कुछ उत्पादन किया जाएगा, कुछ बोया जाएगा तो अनाज का उत्पादन होगा।
अर्थात भूमि में एक ऐसी शक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, ये उत्पादन की करने की शक्ति है। तीसरी चीज देखिए, भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जाया जा सकता। उत्पादन के जो अन्य साधन है, चाहे वो पूंजी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। श्रम को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। प्रबंधक को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। साहसी को भी ले जाया जा सकता है। पर भूमि एक ऐसा साधन है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जाया जा सकता है। तो ये हमने भूमि की कुछ विशेषताओं की बात करी। दूसरी बात करते हैं उत्पादन के दूसरे साधन की। दूसरा साधन है उत्पादन का पूंजी। देखिए, भूमि को प्रतिफल में क्या मिलता है? लगान। क्या मिलता है? लगान। अब देखिए, दूसरे साधन की हम बात कर रहे हैं। उत्पादन का जो दूसरा साधन है उसे पूंजी के नाम से जाना जाता है। पूंजी का मतलब है पैसों से, रुपये से। सामान्य उत्पादन जब हम करते हैं तो हमको कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, श्रम को भुगतान करने के लिए पैसा चाहिए, भवन को किराए पे लेने के लिए पैसा चाहिए, किसी का भूमि उधार लेनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, मशीन खरीदनी है तो पैसा चाहिए, पैकिंग मटेरियल लेना है तो पैसा चाहिए, सरकार को उत्पादन कर देना है तो पैसा चाहिए। तो बिना पैसे के उत्पादन भी संभव नहीं है। तो उत्पादन का जो दूसरा मुख्य साधन है वो पूंजी के नाम से जाना जाता है। एक उत्पादक, एक साहसी किसी से पूंजी उधार लेता है तो बदले में उसको क्या देता है? बदले में उसको ब्याज देता है। तो पूंजी मशीनों के रूप में, उत्पादन के साधन के रूप में काम आती है, या और किसी रूप में पूंजी को हम ले सकते हैं। तो ये एक दूसरा साधन है। उत्पादन का जो तीसरा साधन है उसकी हम बात करते हैं। तो तीसरा साधन है श्रम। बिना श्रम के भी उत्पादन संभव नहीं है। आप कितना भी ऑटोमेटिक प्लांट लगा दीजिए, पर अगर आपको बटन दबाने के लिए आदमी चाहिए तो बिना श्रम के उत्पादन संभव नहीं है। ये उत्पादन का सक्रिय व सचेत साधन है। श्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। श्रम पुरुष श्रमिक हो सकते हैं, महिला श्रमिक हो सकते हैं, बच्चे के रूप में श्रमिक हो सकता है। श्रम मानसिक हो सकता है, जैसे मशीन पर कोई काम कर रहा है, मानसिक श्रम है। कोई रेत डाल रहा है, ईंट डाल रहा है, तो शारीरिक श्रम हो सकता है। तो श्रम के बिना भी उत्पादन संभव नहीं है। श्रम दो प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक श्रम हो सकता है और शारीरिक श्रमिक के रूप में हो सकता है। श्रमिकों की बार्गेनिंग पावर जो होती है वो कमजोर होती है। क्यों? कि श्रमिक के लिए, श्रम करने के लिए बहुत सारे श्रमिक अवेलेबल होते हैं। श्रम जो कार्य करता है उसको कोई भी कर सकता है। इस कारण श्रम की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम होती है। सामान्य रूप से उसको मजदूरी उतनी ही दी जाती है कि जिस जीवन निर्वाह स्तर का वो आदी हो गया है वो उसको बनाए रखे। न वो उससे ऊपर जाता है, नहीं वह उससे नीचे जाता है। सामान्य रूप से कहने का तात्पर्य है कि मजदूर को इतनी ही मजदूरी दी जाती है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, न तो वो ऊपर चढ़े न ही वो नीचे उतरे। इतनी ही श्रमिक को मजदूरी दी जाती है। अगली बात देखिए, श्रमिक को श्रम से अलग नहीं कर सकते। देखिए, भूमिपति को भूमि से अलग कर सकते हैं। भूमिपति कहीं बाहर जा रहा है, हम उसकी भूमि ले सकते हैं कि तुम आओगे तो हम लगान देते। पूंजीपति को पूंजी से अलग किया जा सकता है। कोई पूंजीपति बाहर जा रहा है, हम उसकी पैसा उधार लेकर रख सकते हैं, वो आएगा जब हम उसको लौटा देंगे। पर श्रमिक को श्रम से अलग नहीं कर सकते। मान लो श्रम कह रहा है मेरे मामा के लड़के की शादी में जा रहा हूं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तेरा श्रम छोड़कर चले जाना, तू जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रम में वो शक्ति है जो उसके साथ ही चलती है। भूमिपति भूमि को छोड़ सकता है, पूंजीपति पूंजी को छोड़ सकता है, पर श्रम अपने लेबरर को छोड़ नहीं सकता। इसकी बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है, ये भी हमने बात करी। इसके अलावा देखिए, श्रम में जो शक्ति होती है वो शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। अर्थात एक श्रमिक आज काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन वो दुगना काम कर देगा। आपने एक साल भूमि का लगान नहीं दिया तो अगले साल आप दुगना दे देंगे। एक महीने आपने पूंजी का ब्याज नहीं दिया तो अगले महीने आप दुगना दे देंगे। पर श्रम में जो शक्ति होती है वो शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। अगर श्रमिक ने 4 दिन काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5वें दिन श्रमिक आएगा तो
तो वो 5 दिन का एक साथ कार्य कर लेगा, ये संभव नहीं है। श्रमिक की मांग कम होती है, श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा होती है, इस कारण से श्रमिकों की बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है। महिलाओं को काम पर रखते हैं तो उनको कम मजदूरी दी जाती है, बच्चों को और भी कम मजदूरी दी जाती है। इसके अलावा देखिए चौथा साधन होता है प्रबंधक। प्रबंधक वह होता है जो पूरे उत्पादन का देखरेख करता है। मशीन कहां लगानी है, कितना कच्चा माल लेकर आना है, कितने श्रमिकों को लगाना है, किस श्रमिक को क्या काम करना है, किस श्रमिकों को प्रोडक्शन का करना है, किसको पैकिंग का करना है, किसको मशीन चलानी है, किसको ट्रांसपोर्टेशन का करना है, ये सारे काम प्रबंधक की देखरेख में होते हैं और बदले में श्रम को तो मजदूरी देते हैं, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है। तो ये प्रबंधक का भी बहुत बड़ा रोल उत्पादन में होता है। ये सारे उत्पादन को संचालित करने का कार्य करता है, बदले में इसको वेतन दिया जाता है। और सामान्य रूप से प्रबंधक की योग्यता कम लोगों के पास होती है, इस कारण प्रबंधकों को वेतन अच्छा मिलता है। आप देखिए मजदूर है, मजदूर को 400 रुपए प्रतिदिन मिलता है, तो एक प्रबंधक को 5,000 रुपए प्रतिदिन तक कभी वेतन मिलता है, क्योंकि अगर उसकी 1.5 लाख तनख्वाह है तो 5,000 रुपए प्रतिदिन उसको वेतन के रूप में मिलता है। इसके अलावा उत्पादन का एक जो महत्वपूर्ण साधन है वो है 5वां साहस। साहसी वह होता है जो इस सारी उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करता है। वो किसी से जमीन उधार लेता है, किसी से पूंजी लेता है, श्रम लेकर आता है, प्रबंधक को रखता है। अब देखिए साहसी एक ऐसा है जो लाभ भी प्राप्त कर सकता है और हानि भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जोखिम उठाता है। सारी जोखिम उत्पादन की इसकी है, लाभ होगा तो इसको होगा, हानि होगी तो इसको होगी। देखिए भूमिपति लगान लेगा, लाभ हुआ या हानि हुई, सामान्य रूप से भूमिपति को उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना लगान लेता ही लेता है। इसी प्रकार से पूंजीपति अपना ब्याज लेगा ही लेगा, चाहे उत्पादन में फायदा हुआ है चाहे नुकसान हुआ है, पूंजीपति अपना ब्याज लेता है। उसी प्रकार से लेबर है वो अपनी मजदूरी लेगी, उसको कोई कारखाना तोड़वाएंगे तो भी लेबर लेगा, कारखाना बनवाएंगे तो भी लेबर लेगा, अर्थात उत्पादक कार्य होगा तो भी उसको पैसा मिलेगा, अनुत्पादक कार्य होगा तो भी उसको पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से प्रबंधक के द्वारा भी वेतन लिया जाता है। साहसी एक ऐसा है इस पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जिसको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। यानी जितना भी जोखिम है उत्पादन का, कई प्रकार के जोखिम उत्पादन में होते हैं। बीमा योग्य जोखिम होते हैं, अबीमा योग्य होते हैं। कारखाने में आग लग जाए ये जोखिम साहसी उठाएगा, कारखाने में चोरी हो जाए इसका जोखिम कौन लेगा, साहसी लेगा, कारखाने में जो वस्तु बनाए उसको उपभोक्ता पसंद ही न करे, बिके ही न, ये सारी जोखिम इसकी। सरकार की नीति बदल जाए, वस्तु फैशन से आउट हो जाए, उपभोक्ता की रुचि हट जाए उससे, कुछ भी प्रकार की जोखिम है, सारी की सारी जोखिम साहसी के द्वारा उठाई जाती है और इसका प्रतिफल इसको लाभ के रूप में मिलता है। सामान्य रूप से अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार ये सारी जोखिम उठाती है, पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है, ये सारी की सारी जोखिम निजी व्यक्तियों के द्वारा उठाई जाती है और बदले में उनको प्रतिफल के रूप में लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहां देखिए हमने जो बात करी वो उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं। उत्पादन के लिए 5 साधन होते हैं। पहला साधन होता है भूमि और इसको मिलता है लगान। दूसरा साधन है पूंजी और इसको मिलता है ब्याज। इसके अलावा श्रम है, इस साधन को मजदूरी मिलती है। इसके अलावा प्रबंधक एक उत्पादन का साधन होता है और प्रबंधक को वेतन मिलता है। और सारा का सारा ये उत्पादन का साहस जो करता है उसको लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। ये देखिए ये पॉजिटिव मिलता है, इसको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इसको भी हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इसको भी हमेशा पॉजिटिव मिलता है। यही एक ऐसा साधन है जिसको पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। तो ये हमने बात करी उत्पादन किसे कहा जाता है और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं कुल उत्पादन किसको कहते हैं, सीमांत उत्पादन किसको कहते हैं और औसत उत्पादन किसे कहा जाता है। कुल, सीमांत व औसत उत्पादन की अवधारणा है। यह अब हम समझते हैं कि कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन किसको कहते हैं और औसत उत्पादन किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त, हमने देखा सबसे पहले आप देखिए उत्पादन फलन क्या है। कल हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ये सब उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, इन दोनों में फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। सामान्य रूप से एक धनात्मक फलनात्मक संबंध होता है, अर्थात अगर साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी बढ़ता है और साधनों की मात्रा को कम किया जाता है तो उत्पादन भी कम होता है। तो अब यहां देखिए उत्पादन के जब साधन बढ़ाए जाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन के साधनों को कम किया जाएगा तो उत्पादन भी कम होगा। तो ये हमने इसमें देखा था कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, N, K, एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी। तो यहां देखिए साधन N1 है तो उत्पादन Q1 है, साधन बढ़ाकर हमने N2 किए तो उत्पादन बढ़कर क्या हो गया, Q2 हो गया। ये उत्पादन फलन है। अब देखिए कुल उत्पादन किसको कहा जाता है, सीमांत उत्पादन किसको कहा जाता है और औसत उत्पादन किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो मान लीजिए देखिए हमने मान लीजिए भूमि को स्थिर रख दिया, एक साधन को हमने कांस्टेंट कर लिया, 5 एकड़ जमीन है और हम कह रहे हैं श्रम चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी भूमि की मात्रा है वो तो स्थिर है और श्रम की मात्रा जो है वो लगातार बदल रही है। अब देखिए उत्पादन, पहले श्रमिक नहीं था तो उत्पादन हुआ 0, इसके बाद में मान लीजिए उत्पादन हुआ 5, पहले एक श्रमिक आया उसने उत्पादन किया 5 का, दूसरा श्रमिक आया उसकी सीमांत उत्पादकता ज्यादा थी, दोनों ने मिलकर 12 का किया, फिर मान लीजिए 21 हुआ तो इसने 9 का प्रोडक्शन किया, इसके बाद 28 30 और इसके बाद में मान लीजिए 28। ये हमने उत्पादन एक मान लिया कि हमारा उत्पादन है, पहले 0 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 21 है, 28 है, 30। अब देखिए सीमांत उत्पादन देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन, श्रम की मात्रा 0 थी, उत्पादन भी 0। अब हमने भूमि की इकाई 5 है, श्रम 1 रखा, उत्पादन 5 हुआ, यानी इस श्रमिक के द्वारा सीमांत उत्पादन कितना किया गया, 5। अब श्रमिक की मात्रा एक और बढ़ाई गई, तो देखिए भूमि तो कांस्टेंट है, श्रमिक की मात्रा एक और बढ़ाई तो कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ 7 का, तो सीमांत नए श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, 7 इकाई का। फिर एक और श्रमिक की मात्रा बढ़ाई गई तो नए श्रमिक ने उत्पादन कितना किया, 9 का। फिर श्रमिक की मात्रा एक और बढ़ाई गई, अब इस श्रमिक ने 7 का उत्पादन किया। फिर श्रमिक की मात्रा 4 से 5 की गई, इस श्रमिक ने 2 का ही उत्पादन किया, इसने 0 का ही किया, इसने -2 का ही किया। तो देखिए 3 प्रकार की याद से देखिए श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 3 प्रकार की आ रही है। यहां देखिए बढ़ रही है वर्धमान सीमांत उत्पादकता, यहां घट रही है ह्रासमान सीमांत उत्पादकता, यहां शून्य सीमांत उत्पादकता, यहां ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, यहां से यहां तक वर्धमान सीमांत उत्पादकता, क्लियर, यहां वर्तमान सीमांत उत्पादकता है। अब यहां देखिए यहां से यहां आप जाएंगे तो ये ह्रासमान सीमांत उत्पादकता, और यहां जाएंगे तो शून्य सीमांत उत्पादकता। देखिए 30 का 30 ही है, 5 से 6 श्रमिक आया, उसकी वजह से उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी उत्पादन 30 था, अभी भी उत्पादन 30 है, तो हम बोलेंगे इस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है।
और यहां हम बोलेंगे ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता। क्योंकि यहां देखिए छठे से सातवां श्रमिक लगाया गया तो कुल उत्पादन 30 से 28 हो गया, बढ़ने के स्थान पर क्या हुआ, घटा। एक सीमा से ज्यादा अगर श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम उसको ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता श्रम की है। अब देखिए श्रमिक की पूछा जाए कि सीमांत उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, तो हम बोलेंगे सीमांत उत्पादकता 3 प्रकार की होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उत्पादकता और ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता। अब हम बात करते हैं कुल उत्पादन किसको कहते हैं, सीमांत उत्पादन किसको कहते हैं और औसत उत्पादन किसको कहते हैं। तो पहले बात करते हैं कुल उत्पादन। उत्पादन के किसी साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उत्पादन के योग को ही कुल उत्पादन कहते हैं। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन इजिकल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए उत्पादन के किसी भी साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, इसके जोड़ को ही कुल उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए 2 साधन ने मिलकर क्या किया, तो हम देखेंगे पहले साधन का 0, दूसरे साधन का 5, तो मिलकर क्या हुआ 5, ये देखिए 5। तीसरे साधन ने 3 साधन ने क्या किया, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ पहला, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ दूसरा, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ तीसरा। तो पहले का मार्जिनल प्रोडक्शन 0, फिर इसका 5, फिर इसका 7, कुल मिलाकर कितना हुआ 12। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि 5 छठे साधन ने कितना किया, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 तो आएगा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 1, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 2, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 3, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 4, 6 तक। तो यहां देखिए 0 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7, 1 2 3 4 5 प्लस 2 दैट इज 30। तो देखिए किसी वस्तु की, किसी साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन इज समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। ये हमने फॉर्मूला बना लिया, यानी टोटल प्रोडक्शन बराबर समेशन ऑफ 1 से लेकर n तक मार्जिनल प्रोडक्शन का योग ही कुल उत्पादन है। यानी कुल उत्पादन क्या है, किसी साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए इसका चित्र भी बनाकर आपको बताते हैं कि कुल उत्पादन कैसे होगा। उसके बाद हम सीमांत उत्पादन की भी बात करेंगे, फिर औसत उत्पादन की बात करेंगे। तो यहां देखिए हमने यहां साधन लिया, साधन हमने लिया 0 साधन, लेबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये श्रम की इकाइयां। 1 श्रमिक, 2 श्रमिक, 3 श्रमिक, 4 श्रमिक, 5 श्रमिक, 6 श्रमिक और 7 श्रमिक। प्रोडक्शन मैक्सिमम 30 तक है, 5 10 5 10 5 10। हमने ये लिया उत्पादन 5 10 15 20 25 और 30। पहले 0 पे 0, श्रम 0, उत्पादन भी 0। उसके बाद 5, 1 श्रमिक है तो उत्पादन 5, 2 श्रमिक है तो उत्पादन 12, 10 12, 3 श्रमिक है तो उत्पादन 21, तो श्रमिक 3, उत्पादन 21। यहां देखिए थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देने वाली बात, यहां श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई है, तो देखिए ये कर्व यूं आएगा, देखिए दिख रहा है यूं। अब देखिए उसके बाद 28, 4 श्रमिक पे 28। अब देखिए यूं आएगा, अभी मैं बताता हूं आपको। श्रमिक 4 है तो उत्पादन हो गया 28, 5 पर हो गया 30, 5 पे 30, 6 पे भी 30,
यहां देखिए, अब ये यू देखिए, पहले ये इस प्रकार था, देखिए इस प्रकार था, अब ये यूं जाएगा, यहां देखिए, उसके बाद वापस 28/7 पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। तो यहां देखिए, जब ये इस प्रकार का है, इसका मतलब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई है। ये मतलब ये कॉन्वेक्स है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई है। जब ये कॉनकेव हो जाता है, यानी मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव हो जाता है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरती हुई है। यहां शून्य है। तो ये आपने देखा कि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को बताता है, जो ये बताता है कि स्टार्टिंग में श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है, फिर गिरती हुई होती है, फिर शून्य। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी तो टीपीएल रेखा सीधी हो जाएगी, यहां देखिए, और फिर ये गिरेगी। तो देखिए एक और चीज है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है तो कुल उत्पादन बढ़ता है। देखिए, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है तो कुल उत्पादन बढ़ता है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। देखिए 30 अधिकतम है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है तो कुल उत्पादन गिरता है। ये भी आपस में एक रिलेशन पूछा जा सकता है, ये हमने बात करी। अब देखिए, ये हमने कुल उत्पादन की बात करी। एक बार मैं आपको वापस बताऊं कि देखिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होगी तो ये कुल उत्पादन यूं जाएगा, दिख रहा है। फिर घटती हुई होगी तो ये यूं पलटी खा जाएगा, देखिए यहां से। शून्य होगी तो ये सीधा होगा, और ऋणात्मक होगी तो यूं आएगा। ये हमने अभी चित्र बनाया। तो यहां से यहां तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती हुई, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटती हुई। ये देखिए किताबों में नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर शून्य है। यहां हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऋणात्मक। ये किताबों में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा इसको समझना है। अब देखिए सीमांत उत्पादकता की बात करते हैं। सीमांत उत्पादन की बात करते हैं तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। सीमांत उत्पादन मैक्सिमम 10 तक होगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 0 लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस भी हो सकता है, -2, 2, 4, 6, 8, 10, -2 लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 श्रम की मात्रा। तो देखिए पहले में सीमांत उत्पादकता शून्य, उसके बाद 5, उसके बाद बढ़ेगी 7, स्टार्टिंग में बढ़ती है, 7 के बाद और बढ़ेगी 9, उसके बाद वापस घटेगी 7, उसके बाद घटकर 2 ही रह गई, फिर 0, फिर -2। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पहले देखिए बढ़ता है, फिर एक निश्चित सीमा के बाद जाकर ये नीचे हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो इस प्रकार से श्रम का सीमांत उत्पादकता वक्र पहले बढ़ता है, फिर गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर? अब सीमांत उत्पादकता कहते किसको है, इसको समझ लेते हैं। सीमांत उत्पादकता किसी साधन की एक इकाई में होने वाली वृद्धि से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही श्रम की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। यानी देखिए हमने एक साधन की इकाई बढ़ाई तो कुल उत्पादन बढ़ा 5, तो सीमांत उत्पादन 5। फिर एक साधन बढ़ाया, लेबर 1 से 2 किया तो कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ 7 का, तो सीमांत उत्पादकता 7। फिर हमने एक
लेबर को और बढ़ाया तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 9 का, तो सीमांत उत्पादन है। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे चेंज इन लेबर। यहां भी लिख सकते हैं टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 अपॉन एल एन माइनस एल एन माइनस पी। टफ हो जाएगा आपके लिए। आप तो यूं देखिए सीधा यहां से यहां तक चेंज कितना हुआ 12 माइनस 5। लेबर का चेंज कितना हुआ 2 माइनस 1। अभी 2 है, पहले 1 था, तो यार 7 बटे 1 क्या होगा सीमांत उत्पादन था 7। यहां से यहां देखिए 21 माइनस 12 ये चेंज हुआ उत्पादन में। लेबर में कितना चेंज हुआ 3 माइनस 2, तो आया 9 अपॉन 1 दैट इज 9। ये सम की सीमांत उत्पादन। यानी क्या है, उत्पादन के किसी परिवर्तनशील साधन कि एक इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए औसत उत्पादन किससे कहा जाता है, तो यहां देखिए औसत उत्पादन निकालना सीखते हैं। एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में इकाई की संख्या का भाग। देखिए टोटल प्रोडक्शन 5, इसमें 1 का भाग देंगे। क्या किया हमने टोटल प्रोडक्शन में लेबर का भाग दिया, कितना आया 5। टोटल प्रोडक्शन में फिर लेबर का भाग दिया, कितना आया 6। फिर टोटल प्रोडक्शन में लेबर का भाग दिया, कितना आया 7। फिर टोटल प्रोडक्शन 28, लेबर है 4। फिर टोटल प्रोडक्शन 30, लेबर है 5, 6। फिर ये 30, लेबर है 6, 5। फिर 28, लेबर है 7, 4। ये औसत उत्पादन। यानी औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग दिया जाता है। तो औसत उत्पादन क्या है, टोटल प्रोडक्शन बटे नंबर ऑफ लेबर, यानी कुल उत्पादन। कुल उत्पादन 5 में 1 का भाग दिया, औसत उत्पादन 5। 12 कुल उत्पादन हुआ, 2 लेबर की वजह से हुआ, तो औसत उत्पादन 1 लेबर का कितना 6। 3 ने मिलकर 21 बनाया, तो 1 ने कितना बनाया 7। 4 ने मिलकर 28 बनाया, तो 1 ने कितना बनाया 7। 5 ने मिलकर 30 बनाया, तो 1 ने कितना बनाया 6। इस प्रकार से औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल उत्पादन में इकाइयों की संख्या का भाग दिया जाता है। अब देखिए मैं इसको करता हूं 2, 4, 6, 8, 10 और नंबर ऑफ लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 श्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले 0, अब देखिए पहले ने किया 5 औसत उत्पादन, दूसरे 2 हो गए तो फिर 6 औसत उत्पादन, फिर 3 हो गए तो 7 तक बढ़ाए, फिर 4 हो गए तो 7 रहा, फिर 5 हो गए तो वापिस 6 हो गया, 6 हो गए तो 5 रह गया, और 7 हो गए तो 4 ही रह गया। ये देखिए औसत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर वापस गिरता है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ये एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर कहलाएगा। तो यहां देखिए ये हमने जाना कि औसत उत्पादन किसे कहा जाता है, सामान्य रूप से कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या से विभाजित करने पर औसत उत्पादन की प्राप्ति होती है। अब देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध है। तो देखिए जब सीमांत औसत उत्पादन बढ़ता है, देखिए 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो सीमांत उत्पादन तेज बढ़ता है। ये 5 से 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा। तो जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे तेज बढ़ता है। जब औसत उत्पादन गिरता है, 7 से 6 हुआ, ये 1 घटा, ये 2 घटा, ये फिर 1 घटा, फिर ये 5 घटा। जब औसत उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन उससे तेज गिरता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे तेज बढ़ता है। जब औसत उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन उससे तेज गिरता है। औसत उत्पादन कभी भी शून्य नहीं होता है, पर सीमांत उत्पादन शून्य भी हो सकता है
और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादक में संबंध पूछा जाता है, तो आप देखेंगे कि जब सीमांत उत्पादक बढ़ता हुआ होता है, जब सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तो कुल उत्पादन बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन गिरता है। ये आपको कुछ संबंध ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि उत्पादन किसे कहा जाता है, उत्पादन की परिभाषा क्या है, और उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं और उन साधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि औसत उत्पादन किसे कहा जाता है, सीमांत उत्पादन किसे कहा जाता है और कुल उत्पादन किसे कहा जाता है, और इनमें आपस में क्या संबंध है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझ पाए होंगे। हम अब अगले वीडियो में इनके आपस में रिलेशन की एक बार फिर बात करेंगे, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के रूप में जाना जाता है, जो कि अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम के रूप में माना जाता है। उसकी हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखें। अगर एक बार में आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को कृपया दोबारा देखें, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई ऐसा टेक्निकली प्रॉब्लम इसमें नहीं है।